हिंदी की शिक्षण विधियाँ। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है? तो बालक के सर्वांगीण विकास की जो जांच है उसको जो है जांच करने के लिए मूल्यांकन विधि का प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम के औचित्य, इन सब का पता लगाया जाता है। और निदानात्मक प्रक्रिया यानी बालक की कमियों को पता लगाना, अपनाना एवं इसकी कमियों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षा होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाना, शब्द संपदा का विकास करना, व्याकरण सम्मत वाक्य रचना करना, साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना। सही जवाब है इसमें साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना। ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाया जाए, उसके शब्द संपदा को बढ़ा दिया जाए, व्याकरण सम्मत वाक्य रचनाओं का ज्ञान जो है उसको करा दिया जाए। और साथ में प्रश्न है इसके कि उत्प्रेरक यानी प्रेरक से अभिप्राय क्या है? तो उत्प्रेरक या प्रेरक से जो अभिप्राय होता है वो प्रस्तावना से होता है। उत्प्रेरक उत्क्रम का संबंध प्रस्तावना से है। प्रस्तावना हर्बर्ट पंचपदीय योजना का प्रथम पद है, जिसमें अध्यापक छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रेरणात्मक प्रश्नों द्वारा या रोचक कथन, प्रसंग, वर्णन द्वारा छात्रों में प्रस्तुत विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अगला है आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदय और संवेदनशीलता के गुण शिक्षण के कुछ उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है कि रचना कार्यों में भौतिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त कराना, साहित्य का रसास्वादन कराना। तो आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदय और ये संवेदनशील जो गुण हैं ये सद्वृत्तियों के विकास की बात करते हैं। सद्वृत्तियों के विकास की सद्वृत्तियाँ जो होती हैं उनमें श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता, संवेदनशीलता आदि शिक्षण के जो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इससे बच्चे में सद्वृत्तियों का विकास होता है, उनमें संस्कृति और सौंदर्य के प्रति आस्था जागृत होती है और भाषा और साहित्य संबंधित अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित होती है। अगला प्रश्न है कहानी पाठ के संभाव्य पाठ का रूप है। कहानी पाठ के संभाव्य पाठ का रूप क्या हो सकता है? तो संवादात्मक पाठ होता है, गहन अध्ययनिष्ठ पाठ होता है, मौखिक कहानी और रचना पाठ होता है। ये सभी जो है कहानी पाठ के संभाव्य पाठ हो सकते हैं। कहानी पाठ के संभाव्य पाठ रूप मौखिक कहानी पाठ, रचना पाठ, गहन अध्ययनिष्ठ पाठ, संवादात्मक पाठ। अगला है रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है सुव्यवस्थित रूप से, अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक रूप में, अभिव्यंजना के रूप में। तो रचना में शब्दों का जो प्रयुक्त किया जाता है यह जो है इनके अभिव्यक्ति के रूप में की जाती है कि इनसे जो है आपको रचना से क्या अभिव्यक्ति मिल रही है। अगला प्रश्न है कि नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? बालकों को रंगमंचनीय नायक बनाना, बालकों को मंचीय नायक बनाना ये उद्देश्य नहीं है। बालकों को भावानुकूल वचन की शिक्षा देना ये सही है। संवाद एवं अभिनय करना से छात्रों को अवगत कराना, समायोजित व्यवहार और नैतिक शिक्षा देना, ये तीनों चीज़ हैं। बालकों को रंगमंचनी नायक बनाना ये जो है नाटक शिक्षण का कतई उद्देश्य नहीं होता है। नाटक शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं ये अभिनय द्वारा शुद्ध उच्चारण कराना, प्रभावपूर्ण भाव प्रकाशन कराना, भावानुकूल बोलने, समायोजित व्यवहार और नैतिक शिक्षा देने से होता है। इसे सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय जीवन मूल्यों का जो मानव हृदय में स्थापित करने से नाटक का जो है सर्वोत्तम माध्यम होता है। अगला प्रश्न जो है कि छात्र या कि व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में क्या आती है? कुशलता, अकुशलता, व्यवहारिकता और व्याकरणीयता। तो व्याकरण के ज्ञान से भाषा में जो है कुशलता आती है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा में क्या आती है? कुशलता आती है। अगला है कि छात्र द्वारा अपने लिखित कार्य को शुद्ध किए जाने पर अध्यापक के श्रम और समय की बचत होती है, ये गलत है। विद्यालय का स्तर ऊंचा होता है, गलत है। छात्रों में अनुशासन की भावना प्रबल होती है, गलत है। और उपरोक्त सभी जो है छात्रों द्वारा अपने लिखित कार्यों को शुद्ध किए जाने पे क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों का जो है विकास होता है। ठीक है, इन तीनों का विकास होता है। छात्रों द्वारा अपने लिखित कार्य को शुद्ध किए जाने पर शिक्षक का समय भी बचता है, बालक को अपनी गलती समझ में आती है,
और उसे शुद्ध करने के अवसर मिल जाते हैं, किंतु कभी कभी बालक द्वारा जो है अपनी गलती को छिपाने का भी डर बना रहता है। अगला है कि लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए। छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए जो है लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला जो है कि लिखित कार्य में संशोधन के माध्यम से ही छात्र में भाषा की व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ, वर्तनी की अशुद्धियाँ, लिपि की अशुद्धियाँ, प्रत्यय उपसर्ग अशुद्धियाँ इत्यादि सुधारा जा सकता है। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि कौन सी है, सुग्राह्य विधि कौन सी होती है। तो व्याकरण शिक्षण हो या कोई भी शिक्षण हो, इसकी सुग्राह्य विधि जो है आगमन विधि ही होती है। व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि आगमन विधि है, यानी विश्लेषण विधि भी कहते हैं इसको माना जाता है। और इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में जो है नियम समझाया जाता है, यह नियम इसी से निकाला जाता है। इसमें रटने की आवश्यकता नहीं होती। पुस्तकालय, विद्यालय, हिमालय आदि शब्दों का उदाहरण दे करके और आज का नियम सिखाया जाता है। अगला है कि वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। किसके लिए? वार्षिक योजना शिक्षक के लिए उपयोगी होता है। वार्षिक योजना जो है अध्यापक के समय समय पर यह बताता है कि उसे अब क्या करना है और क्या कर दिया है और क्या शेष रह गया है। ठीक है, इसमें गृह कार्य, मूल्यांकन, सहायक शिक्षण विधि, सारी चीज़ें इसमें पहले से दी होती है। कौन सी व्याकरण शिक्षा की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? तो देखिए, जो व्याकरण की जो है शिक्षण की जो प्राचीनतम और परंपरागत शिक्षण विधि है वो निगमन विधि है। निगमन विधि को व्याकरण के शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत विधि माना जाता है, क्योंकि निगमन विधि जिसे सूत्र प्रणाली भी कहते हैं, व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत शिक्षण प्रणाली है। इस विधि में छात्र को पहले नियम या सूत्र बता दिए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर छात्र उदाहरण को याद कर लेते हैं। इस विधि में रटने पर अधिक बल दिया जाता है। रटने पर क्या किया जाता है? अधिक बल दिया जाता है। अगला है कि हार्वर्ड की पाठ्य योजना में कौन सा क्रम नहीं है? तो हार्वर्ड की पाठ्य योजना में जो है संबंध है, स्पष्टता भी है, व्यवस्था भी है, अनुशासन नहीं है। ये हार्वर्ड की शिक्षा शास्त्री ने पाठ्य शिक्षण का एक क्रम निर्धारित किया था, जिसमें जो है 4 चरण निर्धारित किए हैं। प्रथम, अस्पष्टता, विषय वस्तु को छात्रों के सामने स्पष्टता उपस्थित करें। दूसरा, संबंध, यानी दिया गया ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। तीसरा, व्यवस्था, ज्ञान को युक्ति युक्त एवं संगत क्रम में स्थापित किया जाए। और चौथा, प्रयोग, यानी छात्र नवीन ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सके। अगला है भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति क्या है? भाव और विचारों की जो कलात्मक अभिव्यक्ति है वो है भाषा, रचना, कविता, गद्य। तो भाव और विचारों की जो कलात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है? रचना होती है। जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों से कोई कलात्मक कार्य करता है, किसी चीज़ की रचना कर देता है। अगला, सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो जब सर्वांगीण विकास करना होता है, सह शैक्षिक कार्यक्रम का जो है सर्वांगीण विकास करने से संबंध होता है। अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि भाषा से संबंधित सह शैक्षिक कार्य का क्षेत्र साहित्यिक कार्यक्रम होता है। भाषा से संबंधित अगर सह शैक्षिक कार्यों का कराना चाहते हैं तो उसमें आप साहित्यिक कार्यक्रम करा सकते हैं। हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ्य योजना के अस्पष्टता वाले सोपान को प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 भागों में बांटने वाले थे। ये जो है सलर थे, सलर महोदय जो है इसको 2 भागों में बांटे थे। हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ्य योजना में उद्देश्य को जोड़ने वाले शिक्षा शास्त्री कौन थे? राइन थे। हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ्य योजना में उद्देश्य को जो जोड़ने वाले शिक्षा शास्त्री थे उनका नाम था राइन। अगला है प्रश्न, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है यह कब तक चलती रहनी चाहिए, यानी जब तक छात्र की कमजोरी दूर न हो जाए तब तक यह चलती रहनी चाहिए। पाठ्य योजना का महत्व क्या होता है? तो पाठ्य योजना जो है अध्यापक का कार्य नियमित, नियोजित और व्यवस्थित कर देता है। अध्यापक का समय और शक्ति की बचत करता है। अध्यापक की जो मौलिकता में अंतर नहीं आता है, ये सभी जो है हो जाएंगे इसके। पाठ्य योजना का महत्व सभी है इसका। अगला हो जाए, प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए। प्रस्तावना में जो प्रश्न होने चाहिए वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। ये चीज़ें बस याद रखिए। बालक की जो सीखने संबंधित कठिनाइयाँ हैं इनका पता लगाने की प्रक्रिया ही शैक्षणिक निदान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? ये श्री निरंजन कुमार सिंह के द्वारा जो है दिया गया था कि बालकों की सीखने संबंधित कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया जो है शैक्षणिक निदान है। अगला प्रश्न देखिए, तो शैक्षिक निदान की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? शैक्षिक निदान की इसमें से जो विधि नहीं है वो देखो कहो विधि। देखो कहो विधि नहीं है। शैक्षणिक निदान में जो है मेडिकल टेस्ट कराया जाता है शिक्षक द्वारा, अभिलेखों द्वारा। अगला है, पाठ्य योजना में मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही है? तो
पाठ्य योजना में कम से कम 3 प्रश्न हो, प्रस्तुत प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ हो और प्रश्न का उद्देश्यनिष्ठ हो। सही है, सभी सही है इसमें। कक्षा कार्य की उपयोगिता है, बालकों के व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहता है। कक्षा कार्य क्यों उपयोगी है? तो ये जो है कि कक्षा कार्य देने से बालक व्यस्त रहते हैं और अपना कार्य करते हैं तो अनुशासन बना रहता है। सही है। सीखा हुआ ज्ञान पक्का हो जाता है, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सही, सभी सही है इसमें। गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। आत्मविश्वास का आना जो है, आत्मविश्वास का आना, विषय वस्तु को आत्मसात करना, इनमें से कोई नहीं। गृह कार्य का सबसे बड़ा जो लाभ है ना, वह है पहला कि छात्र में स्वाध्याय का आदत का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रयोजन है। भाषा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रयोजन है भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नति देना और उपरोक्त सभी। सही। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन में का जो है प्रयोजन होता है कि भाषा के प्रति रुचि जागृत कर ले, विषय की जांच कर लेता है, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना। अगला है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण जो है सबसे, वर्णों से मिलकर के जो है शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर के वाक्य बनता है, वाक्य कई मिलकर के एक भाषा का निर्माण करते हैं। अगला है पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है, वह क्रियाकलाप क्या होती है? तो वाचन होता है। पढ़ करके, जब पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का जो उद्देश्य पूरा होता है उसे हम वाचन कहते हैं। कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? तो जो इसमें जो है प्रोजेक्ट विधि छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है। नाटक कराना, डाल्टन, मॉन्टेसरी, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बड़ी कक्षाओं के लिए होता है। जैसे प्रोजेक्ट का अर्थ होता है लैब बनाना। पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो शिक्षक का जो उद्देश्य क्या होता है? मेन प्रभावी शिक्षण को जो है तैयार करना। अगला है मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, अपेक्षित परिवर्तन, जिस उद्देश्य की संभावना है वह क्या है? वह सद्वृत्तियों का विकास करना है। मानव प्रेम से संबंधित सद्वृत्तियाँ होती हैं। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला साहित्यिक विधि कौन सी है? पद विधि। श्रोता के मनोभाव को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पद करता है, ठीक ना, पद विधि। आगे देखेंगे तो शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है किसके द्वारा? वाचन द्वारा। जब वाचन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी शुद्धता और स्पष्टता जो है सही हो जाएगा। अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। अध्यापक द्वारा कक्षा में जो किया जाता है वाचन, आदर्श वाचन होता है। जो बालक करता है वो अनुकरण वाचन होता है। अगला है व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा जो है शुद्ध बनती है। भाषाई कौशल का क्रम जो है, सबसे पहले सुनना होता है, उसके बाद बोलना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है, उसके बाद लिखना होता है। 3 नंबर सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला है छात्र शुद्धतापूर्वक तभी लिख सकते हैं जब अपनी त्रुटि का ज्ञान हो। शुद्धतापूर्वक तभी लिख सकता है जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। उन त्रुटियों से अभिभावक को परिचित कराया जाए। गलत है जब छात्र को गलत है। पहला सही होगा कि जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जब भी अर्थ कराना हो रचनात्मक रूप से, यानी तो ये में कहानी जो है, लेखन की कौन सी, रचनात्मक लेखन की कौन सी जिससे अर्थ ग्रहण कराना हो, तो कहानी विधि है। ये कहानी लिखवाइए उससे। कविता पाठ करने से विद्यार्थियों की किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? कविता का पाठ कराने से व्यक्तियों का जो है मौखिक अभिव्यक्ति, कविता का पाठ कराने से मौखिक अभिव्यक्ति का जो है इसमें विकास होता है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो यह माध्यमिक स्तर पर है। त्रिभाषा माध्यमिक स्तर पर, ठीक है। आगे है गद्य शिक्षण की विधि है। गद्य शिक्षण जो दी जाती है अर्थबोध विधि द्वारा। रूपरेखा शिक्षण पद्धति किससे संबंधित है? कहानी शिक्षण से या नाटक शिक्षण से, या रूपरेखा शिक्षण जो है रचना शिक्षण से संबंधित होती है। रूपरेखा शिक्षण रचना शिक्षण से संबंधित है। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? गद्य जो है, गद्य पढ़ाएंगे तो आप मौन पाठन कराएंगे, ठीक है। अगला है कि काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? काव्य शिक्षण में आदर्श वाचन का। काव्य की जो है, काव्य को पढ़ाना है तो आदर्श वाचन कराइए। चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? तो यह जो है चित्र रचना विधि है। वर्णों का उच्चारण क्रम होता है, तो पहले स्वर होता है, व्यंजन होता है, उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद वाक्य बनता है, ठीक है। आगे है कि पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि कौन सी है? पेस्टोलॉजी जो है अनुकरण विधि को जो है ज़्यादा बल देते हैं।
आगे देखते हैं प्रश्न की परंपरागत आरंभिक शिक्षण है। परंपरागत आरंभिक शिक्षण कौन सी है? तो स्वर और व्यंजन का क्रमिक रूप से लिखना और सिखाना परंपरागत आरंभिक शिक्षण है। किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? तो इसमें जो है जेकार्ट विधि में प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टेक्स्ट बुक को पढ़ करके, सहायक किताब करके, समाचार पढ़। टेक्स्ट बुक को पढ़ करके भाषा आप सीख सकते हैं अच्छे से। कौन सा वाचन क्रिया का सोपान नहीं है? आदर्श वाचन, अनुक्रम वाचन, ये प्रस्तावना नहीं है। श्रवण कौशल विकास के अंतर्गत निम्न शक्तियों का विकास आवश्यक है। श्रवण के लिए जो है आपको श्रवण कौशल का विकास करना है। तो अंतर्बुद्ध शक्ति, धारण शक्ति, बोध शक्ति, उपयुक्त शक्ति, उपयुक्त नहीं, सभी शक्तियाँ जो है इसके लिए अनिवार्य है। आगे दिया कि किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कार्य करके जो भी सीखेंगे, सबसे अच्छा तरीका कार्य करके सीखना ही होता है। अगला देखेंगे, पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि। वाक्य द्वारा अक्षर परिचय कराना, वर्ण परिचय कराना, शब्द शुद्धिकरण, सभी सही है इसमें। खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है। किसके माध्यम से? ध्वनि साम्य विधि से, साहचर्य विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, या सामूहिक पाठ विधि से। तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका साहचर्य विधि से। खेल खेल में साहचर्य साथ साथ रह करके बच्चे क्या करते हैं? आरंभिक शिक्षा में भाषा सीखते हैं। अगला है, कक्षा का एक छात्र कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसकी अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? विचार विमर्श कराना, गलत। कक्षा क्रियाकलापों में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना, यही सही है। ऐसे कुछ खेलों कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिसमें बच्चे बोलना चाहें, उन छात्रों को अच्छे अंक देने चाहिए, गलत है। कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चे को उत्साहित करना चाहिए, जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है